आफ्टरनून बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। विज्ञान के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पिछली क्लास में उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनके प्रभाव के बारे में पढ़ रहे थे। याद है सभी को हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा कि कुछ जो है सूक्ष्मजीव, उनका प्रयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। हम क्विकली एक रिवीजन कर रहे हैं पहले, ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा। तो बेटा उसमें जो है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस कौन सा जीवाणु है? एक ऐसा जीवाणु है जो दूध से दही बनाने में सहायक होती है। इनके नाम को अच्छी तरह से पढ़कर रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी नहीं भूलना। आप इनको नोट करके रखिएगा, आपके पुस्तक में है, उसको अंडरलाइन भी कीजिएगा तभी ताकि एग्जाम आए तो आप जल्द से जल्द उसको लेकर पढ़ सकते हो। तो बेटा लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया, ये एक ऐसा जीवाणु है जो दूध से दही बनाने में सहायक होती है। और हमने बात की थी ईस्ट की बारे में, बात की थी। ईस्ट जो है एक प्रकार का फफूंद होता है और ये पनीर, सिरका, खमीर आदि बनाने में इसका विशेष योगदान रहता है। फिर हमने बात की थी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी सहायता से प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं, है ना? प्रतिजैविक दवाएं जिन्हें हम एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। अब ये जो है, ये हमने 2-3 तरीके के एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक दवाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने ये भी आपको बताया था कि प्रतिजैविक दवाएं क्या होते हैं। क्या होते हैं बेटा प्रतिजैविक दवाएं? क्या होते हैं प्रतिजैविक दवाएं? ऐसे दवाएं होते हैं जो रोग फैलाने में वाले जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका प्रतिरोध करते हैं। ये यानी कि ये शरीर में पहुंचते ही जो रोगाणुए होते हैं उनको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। राइट? याद आ गया सबको? यस। अब आपसे पूछे कुछ उदाहरण बताइए, आप सूक्ष्म जीवों से बनाए गए प्रतिजैविक दवाइयों के उदाहरण बताइए। तो आप लिखेंगे जो है पेनिसिलिन, है ना? जो पेनिसिलिन है वो फफूंद से बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, बेटा ये इन नामों को याद रखिएगा, ठीक है? जैसे आप अपने दोस्तों के नाम याद रखते हो ना, वैसे ही इनके भी नाम, इनको भी अपने दोस्त बना लीजिए, इनको भी याद रखिएगा। ओके, तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरेलिन, ये 3 ऐसे प्रतिजैविक दवाइयां हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है? सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था पेनिसिलिन जो है वो किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन जो है फफूंद से बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनाया जाता है और क्लोरेलिन जो है वो शैवालों से बनता है। राइट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? ये जो है, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये भी जो है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये उपयोगी सूक्ष्म जीव द्वारा किए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है? अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ओके, यस। अब देखो बच्चों, अगर आप कभी खेतों में जाते हो, आपके घर के आसपास खेत है या आपके घर के आपके अपने खेती बाड़ी है, तो आपने कभी देखा होगा कि, अगर जिन बच्चों ने देखा नहीं है तो देखिएगा, ठीक है? चना, मटर, अरहर के जो पौधे होते हैं ना, कौन कौन से पौधे बताए मैंने? चना, मटर या अरहर के जो पौधे होते हैं, उनको कभी आप खेतों में जाइएगा तो उखाड़ कर देखिएगा। जब उखाड़ोगे तो क्या करना? जड़ के सहित उखाड़ना, यानी कि जड़ उसकी टूटनी नहीं चाहिए। राइट? तो मैं आपको अभी यहां पर दिखाती हूँ। तो उनके अगर जड़ें हम लोग ऑब्जर्व करें या उसका निरीक्षण करें तो आप देखोगे, ये देखो बेटा, सभी को दिखाई पड़ रहा है ये देख रहे हो आप? जो जड़ है इसकी दिख रही है? सभी पौधों की नहीं, मैंने आपसे कहा चना, मटर या अरहर जैसे पौधे जो होते हैं ना, उनके जड़ें जरा उखाड़ कर देखिएगा। जब आप उखाड़ कर उनको देखोगे, उनकी जड़ों को आप उनका निरीक्षण करोगे, तो आप देखोगे कि इस प्रकार से उनकी जड़ों में कुछ गांठें बनी हुई है, मिट्टी नहीं, ठीक है? गांठें बनी हुई, ऐसे मोती मोती जैसे गांठें उसमें बनी होगी। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ये? यस और नो? यस।
ओके, तो जो बेटा ये जो गांठें होती है ना, ये ऐसे पौधों में पाए जाते हैं। अब जो है ये जो जड़ें, यस कहा, वेरी गुड। तो जो है ये जो जड़ों में जो है कुछ ऐसे गांठें होती हैं। ये जो गांठें होते हैं ना, ऐसे पौधों के जो गांठें होते हैं, उनमें जो है एक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं देख सकते उनको, हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखें तभी उनको देख पाएंगे, राइट। तो उनकी जो गांठें हैं उनको तो हम देख पाते हैं, उन जड़ों में जो गांठें होती है उनको हम अच्छे से देख सकते हैं। तो उन गांठों के अंदर जो होते हैं ना, कुछ जीवाणु होते हैं जो उपयोगी एक जीवाणु होते हैं, वो उनका नाम राइजोबियम जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जो अरहर, चना, मटर जैसे पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु होती है जो उनकी गांठों में पाई जाती है। इस नाम को भी आप अंडरलाइन करके रखिएगा, राइजोबियम जीवाणु। अब ये जीवाणु जो है ये हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं या भूमि के लिए कैसे उपयोगी है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो राइजोबियम जीवाणु है ना, इसका कार्य क्या है देखते हैं। हमारा जो वायुमंडल है, आपको पता है हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, ये पढ़ा है आपने। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी गैसेस जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। अब इसमें से जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कैसी अवस्था में पाई जाती है वायुमंडल में? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री नाइट्रोजन होता है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब जो पौधे होते हैं ना बच्चे, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए जो नाइट्रोजन है बहुत उपयोगी होता है, नाइट्रोजन बहुत उपयोगी होता है। लेकिन एक कष्ट की बात यह है कि जो नाइट्रोजन है उसको जो है पौधे सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। अब देखो बेटा, आपके घर में आपकी मम्मी एक कटहल लेकर आ गई। ओके, आपको पता है कटहल क्या है ना, पता है ना सबको। कटहल लेकर आ गई। अब मम्मी ने क्या कहा, बेटा मैं रोटी बना देती हूँ, तुम उस कटहल को आगे रखो और उसको खा लो। आप खा पाओगे? आप खा पाओगे उस कटहल को? ऐसे ही निकल जाओगे आप लोग? नहीं खा सकते हम लोग, है ना। अगर आपकी मम्मी उसको छोटे छोटे टुकड़े करके पकाकर सब्जी बनाकर मसाला सब डाल के सब्जी बनाकर देगी तो आप आराम से खा सकते हो, है ना। तो उसी प्रकार जो पौधे होते हैं ना बच्चे, पौधे भी मुक्त नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो मुक्त नाइट्रोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। कैसे? नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये क्या होते हैं, इनके छोटे घटक होते हैं। ओके, हाँ, पक्के कटहल को हम खा सकते हैं, यस, पक्के कटहल को आप खा सकते हो, है ना। तब भी हम पूरे कटहल को एक साथ नहीं खा सकते ना, एक एक करके उसका जो फ्रूट है उसके अंदर से वो निकाल निकाल कर खा सकते हो, है कि नहीं। यस, गुड। तो जो है मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में क्या किया जाता है, बदला जाता है। उनको जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदला जाता है। फिर क्या होता है, ये जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट जो होते हैं ना बच्चे, ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैसे ही ये भूमि में आते हैं भूमि की उर्वरता बढ़ती है और जो पौधे होते हैं इनको आसानी से ग्रहण करते हैं और पौधों की और जो कृषि की उपज जो है अच्छी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है ना, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो बहुत ही उपयोगी एक सूक्ष्म जीव है, राइजोबियम जीवाणु, इसके द्वारा होती है। जो कहाँ पाई जाती है बच्चों? पौधों की गांठों में, जैसे चना, मटर, अरहर जैसे पौधों की गांठों में पाए जाते हैं, जिनके अंदर राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। राइट, यस। अब बेटा एजिटोबैक्टर, ये देखो एक और नाम यहां पर आ गया, एजिटोबैक्टर, है ना। एजिटोबैक्टर ये भी एक ऐसा जीवाणु है जो स्वतंत्र रूप में मिट्टी में रहता है। ये भी क्या कार्य करता है, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम जीवाणु, एजिटोबैक्टर, ये सभी क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अब जो है कुछ और नाम मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, एजिटोलेरिया। ठीक है, एजिटेली, आई एम सॉरी,
ऑसिलेटेरिया, ठीक है। ओके, नॉस्टॉक, एनाबिना, फिर क्या बताया मैंने, साइटोनिमा, ऑसिलेटेरिया, ठीक है। ये ऑसिलेटेरिया या ऑसिलेटोरिया ये क्या करते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है बच्चे, किनके उदाहरण है, साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण है। किनके उदाहरण है, साइनोबैक्टीरिया। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि बच्चों साइनोबैक्टीरिया के कुछ उदाहरण लिखिए, तो आप लिखेंगे नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, ऑस्लिटेरिया या ऑस्लिटोरिया। ओके, तो इनके नाम आप लिखेंगे। ये क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया। ये भी जो है ये क्या कार्य करते हैं बच्चे, ये जो धान के खेत होते हैं ना, उनमें जैव उर्वरक का कार्य करते हैं, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, ऑस्लिटोरिया ये क्या करते हैं, धान के खेतों में जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो ये तो था एक और कार्य जो उपयोगी सूक्ष्म जीव हमारे लिए करके देते हैं। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगला देखिए, अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। ओके, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। अब बेटा कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो जीव जंतुओं के, जैसे पौधे हुए, ठीक है, जीव जंतु यानी पौधे और जो जंतुएं होते हैं ना, पौधे एवं जंतुओं, पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर में, ओके, मृत शरीर में पलते हैं। ओके, तो जो है कुछ जो सूक्ष्म जीव है वो कुछ जो है पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर में पलते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब ये पेड़ पौधे जब सड़ गल जाते हैं ना, जब मृत हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ समय बाद जो है सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। तो इसमें कुछ सूक्ष्म जीव जो है कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव है, ये जीव जंतुओं के मृत शरीरों को क्या कर देते हैं बेटा, सड़ा देते हैं। सड़ा गलाकर, सड़ा गलाकर क्या करते हैं ये इनको मिट्टी में या मृदा में, मिट्टी में मिलाते हैं। आप जरा सोचिए कि ऐसे जो जीव जंतु हैं जो मर जाते हैं, वो ऐसे ही ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो ऐसी सड़े, बिना सड़े गले ऐसे ही पड़े रहेंगे, जो है मृत शरीर उनके ऐसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे हो या शव शरीर हो या जैसे किसी जंतुओं के हो या मनुष्य किसी के भी हो, जैसे मर जब वो लोग उनका मृत शरीर हो जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद वो सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, ये जो है जब सड़ गल जाते हैं तो ये मृदा को उपयोगी पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। मृदा को, मृदा को क्या करते हैं, उपयोगी, उपयोगी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो कुछ जो सूक्ष्म जीवी है वो मृदा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, राइट, यस। फिर हम पढ़ेंगे जो सूक्ष्म जीव है उनका प्रयोग भोजन के रूप में। वो तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है अभी तक, फिर भी हम एक और बार आपको बताते हैं, इनका जो सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो भोजन के रूप में भी होता है। भोजन के रूप में,
अब हमें पता है, इसमें जो है हम ईस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। ईस्ट, ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है, फफूंद होता है। इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ये खाद्य योग्य है। ये क्या है बच्चे? खाद्य योग्य है। ठीक है। अब जो है कुछ ऐसे कवक जैसे कि एगैरिकस, एगैरिकस तथा मार्केला, जिसे हम गुच्छी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुच्छी। यस, ये क्या है? सब्जी के रूप में हम बनाकर खाते हैं। ठीक है, सब्जी के रूप में इसका प्रयोग होता है। फिर स्पाइरुलिना, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, है ना। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना नामक जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इसमें भी जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ये भी खाद्य योग्य है, ये भी खाने योग्य है, या इसको, इसका भी प्रयोग जो है भोजन के रूप में किया जाता है। तो हमने यीस्ट पढ़ा जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। एगैरिकस तथा मार्केला, या जिसे हम गुच्छी कहते हैं, इसे सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना भी खाद्य योग्य है, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ओके। अब बेटा कुछ उद्योग धंधों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। ओके, उद्योग धंधों में उद्योग धंधों में भी जो है इनका प्रयोग होता है। जैसे कि लाइट चली गई है। ओके, यस, उद्योग धंधों में भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि डबल रोटी, डबल रोटी सब बनाते हैं, जब ब्रेड सब बनाते हैं, वहां के जो इंडस्ट्री होती है, ये उद्योग धंधे होते हैं, उसमें भी जीवाणु का प्रयोग होता है। जैसे कि ईस्ट का प्रयोग होता है, वहां पर ईस्ट का प्रयोग होता है। और दुग्ध उद्योग, यानी कि आपके यहाँ पर भी लाइट गई है, क्या बात है, आज बारिश है क्या वहां पर? दुग्ध उद्योग, दुग्ध उद्योग में, सिरका उद्योग में, नो मैम। तो आपके यहाँ पर बिजली हमेशा क्यों जाती रहती है, आप जरा पता कीजिए। ठीक है, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, तंबाकू उद्योग। तो इन सभी उद्योगों में जो है सूक्ष्म जीवों का, चाय उद्योग भी है, चमड़े का उद्योग भी, इन सभी उद्योगों में क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये भी जरा याद करके रखिएगा। अब जो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आपको पता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का, उपयोगी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, बहुत सारे कार्य आजकल किए जा रहे हैं, बहुत सारे दवाइयों का उत्पन्न हो रहा है आजकल। ठीक है, बहुत सारे जीव जंतुओं को नए तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है, उसमें भी जो है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आनुवंशिक, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं ना बच्चे, इसमें भी जो है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हो रहा है।
तो हमने क्या क्या पढ़ा सूक्ष्म जीवों का उपयोग। आपसे अगर क्वेश्चन आए कि सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, किस किस क्षेत्र में हो रहा है, आप लिखोगे खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग होता है, प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में उपयोग होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इनका उपयोग होता है, और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में होता है, भोजन के रूप में किया जाता है, उद्योग धंधों में किया जाता है, तथा आनुवंशिक अभियांत्रिकी के रूप में इसमें भी जो है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। ठीक है, यस। अब जो है हम लोग, तो जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है ना, इसमें जो सूक्ष्म जीव उपयोग होते हैं उनका नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उनको भी जरा याद करके रखिएगा। इनमें जो उपयोग होता है वो सूक्ष्म जीव है एशेरिकिया या इशेरेकिया कोलाई। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में ई कोलाई कहते हैं। हम्म, यीस्ट, इन सब का जो प्रयोग है ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, यस। अब जो है हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव। अब आपने देखा कि जो है जो सूक्ष्म जीव है वो उपयोगी भी होते हैं और कई कई सूक्ष्म जीव जो है काफी हानिकारक भी होते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव और इनके प्रभाव। ओके, हानिकारक, हानिकारक यानी हार्मफुल, जो हमारे लिए खतरा पैदा करते हैं, बीमारियां फैलाती हैं। तो हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रयोग के बारे में। तो बेटा आपको पता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनसे जो है मनुष्यों में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में जो है अनेक रोग फैलाते हैं। जो हानिकारक होते हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा मनुष्यों में, मनुष्यों में, जंतुओं में, वो किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है, जंतुओं में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में क्या करते हैं ये, रोग फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। बारिश हो रही है आपके यहाँ पर? यहाँ पर भी बहुत जोर से बारिश हो रही है। यस, तो मनुष्यों में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में जो है रोग फैलाते हैं, ये जो है हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। अब जीवाणुओं द्वारा, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जिनसे मनुष्यों में कई प्रकार के रोग आते हैं जीवाणुओं द्वारा। देखो, जीवाणु, जीवाणु जो रोग फैलाते हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर लिखने वाली हूँ, उन रोग के नाम लिख रही हूँ यहाँ पर। जीवाणुओं द्वारा, हाँ, जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में तपेदिक, ये बेटा अंडरलाइन करिएगा, ठीक है, नोट आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें अंडरलाइन करिएगा कि जीवाणु द्वारा फैलाने वाले रोग जो है हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तपेदिक, हैजा, हैजा, निमोनिया, निमोनिया, टाइफाइड, ठीक है, आदि रोग जो है मनुष्यों में ये फैलाते हैं। मनुष्यों में जीवाणु फैलाने वाले कुछ रोगों के एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, अब कुछ जो है कवक जो होते हैं ना, कई लोगों का जो है लाइट कट चुका है और मोबाइल से क्लास चल रहा है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। अब बेटा जो है आपको पता है दाद नामक एक रोग होता है ना, दाद, अब बोलते हैं दाद, खाज, खुजली सब, है ना।
तो दाद, दाद जो है ये जो है कुछ कवक फैलाते हैं, कवक। ठीक है, कवक। कौन से कवक है उनके नाम मैं लिखूं यहां पर, कौन कौन से कवक फैलाते हैं? ये है ट्राइको, ट्राइको फाइटोन, ट्राइको फाइटोन तथा माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। ये ऐसे कवक हैं जो मनुष्यों में दाद फैलाते हैं, दाद, खाज, खुजली जैसे रोग फैलाते हैं। अब ये मैंने आपसे कहा कि कुछ जो रोगाणु होते हैं ये क्या करते हैं, जंतुओं में भी, मनुष्यों में ही नहीं, जंतुओं में भी, पौधों में भी ये क्या करते हैं, रोग फैलाते रहते हैं। ठीक है, अब जंतुओं में कई प्रकार के रोग ये फैलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एंथ्रैक्स रोग। ठीक है, एंथ्रैक्स आपने सुना है, जंतुओं में, भेड़ों में सब एंथ्रैक्स रोग होता है, जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु फैलाती है। मैं यहां पर लिख रही हूं, भेड़ों में, ओके, भेड़ों में एंथ्रैक्स रोग, एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स रोग फैलाते हैं। और ये जो फैलाता है उसका नाम है, वो जो जीवाणु है उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये बेटा नाम थोड़े से कठिन है, लेकिन आप लिख लिख कर इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का जीवाणु है या बैक्टीरिया है जो भेड़ों में एंथ्रैक्स रोग फैलाता है। उसका नाम है बेसिलस, क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस। ओके, यस। अब पौधों में भी ये कई तरह के रोग फैलाते हैं। पौधों में जो रोग फैलाते हैं वो जैसे कि नींबू जो होती है ना, नींबू, नींबू का कैंकर रोग, ये सभी चीजें आपके पुस्तक में दी गई है, उनको आप अंडरलाइन करिएगा। ओके, अब पौधों में जो ये रोग फैलाते हैं, पौधों में रोग, ओके, यहां पर लिख रही हूं मैं। पहला तो नींबू का, नींबू का कैंकर रोग, कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग। ओके, नींबू का कैंकर रोग। अब ये जो नींबू में कैंकर रोग फैलाता है ये भी एक प्रकार का जीवाणु है, और उस जीवाणु को हम क्या कहते हैं, जैंथोमोनास। क्या कहते हैं उस जीवाणु को, जैंथोमोनास। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा जीवाणु या कौन सा सूक्ष्म जीव नींबू का कैंकर रोग फैलाता है या नींबू में कैंकर रोग को लाता है। तो आप लिखोगे कि नींबू का कैंकर रोग एक जीवाणु द्वारा फैलता है और उसका नाम है जैंथोमोनास। ठीक है, यस, ओके। अब जो है आलू की पछेदा अंगमारी नामक रोग। अब देखो, आलू में भी एक प्रकार का रोग होता है जो सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। ठीक है, देखो, पछेता अंगमारी, पछेता अंगमारी रोग, ये किस पौधे में होता है, आलू के पौधे में होता है। अब इसको फैलाने वाला एक जीवाणु नहीं, एक कवक है। ठीक है, इसको फैलाने वाला एक कवक है, और उस कवक का नाम है, मैं यहां पर लिख रही हूं,
फाइटोफ्थोरा, नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपने लिख लिख कर इनका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फाइटोफ्थोरा, फाइटोफ्थोरा, इनफेस्टेंस, ठीक है, इनफेस्टेंस, फाइटोफ्थोरा इनफेस्टेंस नामक एक कवक जो है आलू में पछेता अंगमारी रोग को फैलाता है। ओके, अब गेहूं में भी एक रोग होता है जो एक कवक द्वारा फैलाता है, ठीक है। गेहूं का, गेहूं का काला किट, ठीक है, गेहूं का काला किट, ये कौन फैलाता है? ये कौन फैलाता है बेटा? ये भी एक प्रकार का कवक ही फैलाता है, और उस कवक का नाम है पक्सीनिया। क्या है? पक्सीनिया, पक्सीनिया। ओके, यस। और भी कुछ हमने पढ़ने हैं, और भी बहुत सारी रोगकारियां हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो जो हमने आज पढ़ा सूक्ष्म जीवों के बारे में, और जो उनमें उपयोगी सूक्ष्म जीव है उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा, और हानिकारक सूक्ष्म जीव के प्रभावों के बारे में भी हमने पढ़ा है। ओके, तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीवों के जो प्रभाव है, उनसे बचने के कौन कौन से तरीके हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, यानी कि आज की क्लास में जो पढ़ाया, उसका आपका एग्जाम भी होगा। ओके, तो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करें। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।